नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत साइप्रस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। द्विपक्षीय व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर, कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। कृषि क्षेत्र में पोलैंड से करार, दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीति पर जोर। उपराष्ट्रपति का सुरक्षा परिषद के लिए समर्थन पर आभार। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। 1.5 टन वजनी पारंपरिक और परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम। लोकपाल कानून लागू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा बिना बदलाव के हो सकता है अमल। कानून में संशोधन की दलील खारिज। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का चीनी खिलाड़ी हे बिंगजियाओ से मुकाबला आज। अजय जयराम टूर्नामेंट से बाहर। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी। भारत दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस, आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक उनका स्वागत किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उनके साथ मुलाकात करके कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात आज दोपहर 12 बजे होनी है, जिसके बाद प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना है। राष्ट्रपति निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। साइप्रस के करीब सभी राष्ट्रपति राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं, जबकि 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साइप्रस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच अच्छे आर्थिक संबंध भी रहे हैं और साइप्रस भारत में एक प्रमुख निवेशक है। भारत और पोलैंड कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में कल राजधानी वॉर्सो में इस करार पर दस्तखत हुए। पोलैंड ने एनएसजी और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात दोहराई है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में गुरुवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और पोलैंड के प्रधानमंत्री विएटा जाइडलो की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत और पोलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया। दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए करार भी किया। We feel that there is much scope for our cooperation in sectors like food processing, solar energy, clean coal, treatment of wastewater and solid waste, where Polish expertise can find opportunities in the rapidly growing Indian market. दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ विस्तृत रणनीति पर जोर दिया। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के लिए पोलैंड से मिले समर्थन पर आभार जताया। We appreciate the support extended by Poland to India's membership of Missile Technology Control Regime and India's appreciation for the membership of the Nuclear Suppliers Group. We are happy to have Poland's support for India's claim for permanent membership of an expanded UN Security Council. पोलैंड ने भारत की आर्थिक प्रगति और उसके बढ़ते असर का स्वागत किया। पोलैंड का मानना है कि दोनों देश खनन, रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। पोलैंड में भारत का करीब $3 अरब का निवेश है। पोलैंड का भारत में निवेश $30 करोड़ का है। मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कई भारतीय छात्र पोलैंड में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर सेक्टर, क्लीन कोल को लेकर भी तमाम समझौतों की उम्मीद जताई गई है। कैमरामैन अनिर्बान और सहयोगी कृति मिश्रा के साथ वार्सा से अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारतीय समुदाय और पोलैंड में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 25 घंटे काफी कम समय होता है, लेकिन पोलैंड में बिताए ये वक्त सार्थक रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के दौरान दोनों देशों के एक दूसरे की क्षमताओं से और ज्यादा परिचित हुए।
कई नए क्षेत्र उभर कर सामने आए जहां सहयोग से संबंधों को बढ़ाया जा सकता है। वहां के कारोबारियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेक इन इंडिया ऐसा कार्यक्रम है जहां पोलैंड सहयोग कर सकता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में भारतीय समुदाय के योगदान की भी तारीफ की है। पोलैंड में भारतीय राजदूत ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में भोज रखा था। उपराष्ट्रपति ने पोलैंड की अपनी यात्रा को पूरी तरह सफल बताया है। भारत ने गुरुवार को अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और 3,500 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेद सकती है। 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 50 टन की मिसाइल 1.5 टन विस्फोटक ढोने की क्षमता रखती है। ये मिसाइल अत्याधुनिक प्रणाली से लैस है। इसका पहला परीक्षण 9 जुलाई 2006 को किया गया था। परीक्षण के दौरान रक्षा मंत्रालय से जुड़े ITR और DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिक उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल कानून के अमल नहीं होने पर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि इसके क्रियान्वयन को लटकाए रखना न्याय संगत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकपाल कानून में बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार की दलील को भी नाकाफी बताया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त कानून व्यावहारिक है। कोर्ट ने कहा कि लोकपाल कानून पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बेवजह इस कानून को इतने लंबे वक्त तक लटकाने पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकपाल कानून आज जिस रूप में है वो अपने आप में सक्षम है और लोकपाल की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के इंतजार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलें जो दे रही थी कि भाई हम लोकपाल क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है और कांग्रेस की पूरी सीट्स नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बोला है कि मौजूदा कानून के हिसाब से लोकपाल की नियुक्ति करी जा सकती है और उनको सरकार को तुरंत लोकपाल की नियुक्ति के लिए कदम उठाने चाहिए। दरअसल मौजूदा कानून के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष लोकपाल चयन पैनल का हिस्सा होंगे और इस समय लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि लोकपाल कानून में नेता प्रतिपक्ष की परिभाषा से जुड़े संशोधन संसद में लंबित हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में लोकपाल को नियुक्त नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर 2013 के कानून पर अमल नहीं कर रही है। This is the same BJP that did so many dharnas and did not allow entire sessions of parliament talking piously about the Lokpal. And now when the time has come for them to do it, they do not implement it. Now let us see whether this government will obey the Supreme Court or the apex court, whether they will actually implement it or not. सरकार को अगर चाहिए था तो ये ऑर्डिनेंस लाके भी उसके अंदर फेरबदल कर सकती थी। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे, मगर अभी तक प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने इस विषय में एक कदम भी नहीं उठाया। उल्टा उन्होंने जानबूझ के इसको कोर्ट में फंसा दिया है और जब भी लोकपाल के बारे में बात होती है तो ये कहते हैं कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। पक्ष नेता नहीं बोल के आप ये टाल रहे हैं। ये जनता को जो अधिकार है या जनता की जो इच्छा है उसका अनादर है, क्योंकि पूरी जनता रास्ते पर उतर गई थी ना। लोकपाल की नियुक्ति की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 45 सदस्य हैं और नेता विपक्ष के लिए 10% सदस्य होना जरूरी है। इसके मद्देनजर मौजूदा केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव के लिए संशोधन लाया, जिसके तहत नेता विपक्ष की मौजूदा परिभाषा में बदलाव किया जाना है। अनु दीवान और रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनसे 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर उनकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने उनकी पैरोल 19 जून तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक लिक्विडेटर को एमबी वैली की नीलामी की शर्तें तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के आरोप पर प्रकाश स्वामी की गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है। पिछले आदेश के मुताबिक प्रकाश 10 करोड़ रुपए जमा करने में नाकाम रहे थे। इन्होंने अमेरिका में सहारा के होटलों की बिक्री के संबंध में एक फर्म की तरफ से हलफनामा दाखिल किया था।
SYL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि नहर का निर्माण करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंक नहर में कितना पानी आएगा ये बाद में तय किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा समझौता करके नहर बनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कोर्ट पहले ही 2 आदेश जारी कर चुकी है। इस पर पंजाब सरकार के वकील ने दोहराया कि वर्तमान परिस्थिति में साथ ही हरियाणा और पंजाब को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि दोनों राज्यों के बीच इस मसले पर बात 20 अप्रैल को हुई है, लेकिन उसका ब्यौरा अभी केंद्र के पास उपलब्ध नहीं है। उधर पंजाब की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश की तामील की जाना फिलहाल मुश्किल है। पंजाब को कोर्ट में एक बार फिर से अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज से जुड़ी 1/4 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार धनराशि जारी कर चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समीक्षा बैठक में गुरुवार को ये जानकारी दी गई। समीक्षा बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 61,112 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दी जा चुकी है। वहीं 19,961 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए संबंधित एजेंसियों को धन भी जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के पैकेज की घोषणा की थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बाकी परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव की घटनाएं रोकने के लिए सरकार महिला पुलिस बटालियन की संख्या बढ़ाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 1,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये महिला पुलिसकर्मी केंद्र की नवगठित 5 भारतीय रिजर्व बटालियनों का हिस्सा होंगी। देश भर में कुल 144 रिजर्व बटालियन मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिमला में महत्वाकांक्षी उड़ान योजना की शुरुआत की। इस योजना का मकसद छोटे शहरों के आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शिमला के जुबरहट्टी हवाई अड्डे पर कडप्पा हैदराबाद, शिमला दिल्ली और नांदेड़ हैदराबाद वायुसेना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से हवाई सफर बेहद सस्ता हो जाएगा। ये सफर ऐसी है जो समय भी बचाएगी और इसका खर्च टैक्सी में अगर किलोमीटर का 10 रुपया लगता है तो नई पॉलिसी के तहत हवाई यात्रा का किलोमीटर का खर्चा सिर्फ 6 या 7 रुपया लगेगा। उड़ान योजना के तहत विमान से 1 घंटे का करीब 500 किलोमीटर सफर 2,500 रुपए में किया जा सकता है। हालांकि लंबे मार्ग और उड़ान अवधि के लिए ज्यादा किराया देना होगा। योजना में 128 वायु मार्ग और 70 हवाई अड्डों को जोड़ा जा रहा है। इनमें उन हवाई अड्डों को शामिल किया गया है जहां कम विमान उड़ान भरते हैं। 70-75 ही एयरपोर्ट है जो कमर्शियल पर्पज के लिए काम आ रहे हैं। इस नई पॉलिसी के द्वारा 1 साल के भीतर 30 से ज्यादा नए एयरपोर्ट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जोड़ दिए हैं। हालांकि उड़ान योजना में आधे टिकट ही सस्ते दामों पर बेचे जाएंगे, जबकि बाकी टिकट बाजार मूल्यों पर मिलेंगे। इस योजना का ऐलान पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। सरकार का दावा है कि ये दुनिया में सस्ते हवाई किराए को लेकर अपनी तरह की पहली योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून देखा की, कसम खूने शहीदा की। समीर, ठंडी हवा का एक झोंका। Of course, now I remember. And now I'm going to sing another song. अगर अब तक मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। विरासत में इस बार जोहरा सहगल सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालिया विधानसभा चुनाव में विकासनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात ने याचिका दायर करके ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कोर्ट ने विकासनगर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ईवीएम जब्त करके सील करने का निर्देश दिया। याचिका में मतदाता सूची में कई फर्जी नाम होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि विकासनगर से जीते बीजेपी उम्मीदवार मुन्ना सिंह चौहान का नाम 2 और जगहों की मतदाता सूची में भी दर्ज है। दिल्ली नगर निगम में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को पार्षदों के पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है। इससे बचने के लिए कल पार्षदों को पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई गई। इस बीच हार के बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए पार्षदों को बीजेपी से सतर्क रहने को कहा है। केजरीवाल का कहना है कि नगर निगमों में दल बदल कानून नहीं होता, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। ये बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे आपको तोड़ने की। एक तो ये कि अपने फोन हमेशा रिकॉर्डिंग पे ही रखना, किसी का फोन आए तो रिकॉर्ड कर लेना, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे भाई इन्होंने ऐसे बदमाशी करने की। ये उन्होंने कभी पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, क्योंकि जनता ने इतना प्यार मोहब्बत आप लोगों को दिया है, तो जनता के जो उम्मीदें हैं, जो भी काम है, अगर दिल्ली सरकार के काम कहीं पेंडिंग है तो उनको भी पूरा करना है, और जो जितनी भी एमसीडी की भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आपको लड़ना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। इस बीच गुरुवार सुबह पार्टी नेता संजय सिंह ने पंजाब प्रभारी, दुर्गेश पाठक ने पंजाब सह प्रभारी और आशीष तलवार ने दिल्ली के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के विधायकों के साथ बैठक हुई, जिसमें हार की वजहों पर चर्चा की गई। ज्यादातर विधायकों ने हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी की बिल्कुल ऐसी हालत नहीं थी जो मीडिया में दिखाई गई, और जो सर्वे आए कि भाजपा की मोदी जी की लहर में ये जीते हैं, उस पर भी यकीन नहीं आता, क्योंकि लोग बीजेपी के पार्षद जिनकी टिकट कटी उसने खुद अपने प्रत्याशियों को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। निगम में हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी नेता दिलीप पांडे ने बुधवार को ही दिल्ली के संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसकी जिम्मेदारी गोपाल राय को सौंपी गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अजय माकन और राज्य के पार्टी प्रभारी पीसी चाकू को पद पर बने रहने को कहा है। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से कहा कि बीते विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने प्रदर्शन में सुधार किया है और आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। बुधवार को एमसीडी चुनाव परिणाम आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों नेताओं ने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। माकन ने साथ ही कहा कि वो अगले 1 साल तक पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। कांग्रेस दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से काफी पीछे तीसरे स्थान पर रही है। एनजीटी ने गुरुवार को आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को नोटिस जारी किया। उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है। रविशंकर ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर केंद्र और एनजीटी ने यमुना को नुकसान पहुंचाया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि रविशंकर ने 9 मई तक जवाब मांगा गया है उनसे। हालांकि आर्ट ऑफ लिविंग ने ऐसा कोई नोटिस जारी होने से इनकार किया। विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन पिछले साल 11 से 13 मार्च के बीच हुआ था। एक विशेषज्ञ समिति ने एनजीटी को बताया था कि कार्यक्रम से यमुना की जैव विविधता को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब 42 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। काले धन का खुलासा करने के मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। राजस्थान और हरियाणा में की गई कार्रवाई से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काले धन के मामले का खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ने अपने कुछ सदस्यों पर नियमों के खिलाफ जाकर सलाह देने के लिए कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने 2 राज्यों में 110 करोड़ रुपए के काले धन इकट्ठा करने का पता लगाया है। इस मामले में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट शक के घेरे में हैं।
विभाग को संदेह है कि फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल से ये रकम जुटाई गई है। मामले में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है, जिसके जरिए कालेधन को सफेद किया गया। बोगस कंपनियों और जाली एंट्री ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई के तहत आयकर विभाग ने पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के बीकानेर और हरियाणा के जिंद में तलाशी अभियान चलाया था। पहले मामले में जांच टीम को पता चला कि सूरत के एक सीए ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी एंट्री की और इसके लिए कम से कम 4 कंपनियों का इस्तेमाल किया। पूछताछ के दौरान आरोपी सीए ने कथित तौर पर स्वीकार भी किया कि उसने बीते 5 साल में 10 बोगस कंपनियों के सहारे ग्राहकों के 90 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद किया। वहीं जिंद के एक व्यक्ति ने सीए की मदद से फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा इधर उधर करना स्वीकार किया है। ये 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कालेधन का मामला है। आयकर विभाग दोनों सीए को आगे की पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी में है। मामले की जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट की शीर्ष संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दी जा। दूसरी तरफ ICAI ने अपने 4 सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इन पर नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों को नए के साथ बदलने के लिए गलत सलाह देने का आरोप है। हालांकि इस संबंध में कोई ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने का फैसला मामले की गंभीरता के आधार पर होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि भारतीय उच्चायोग की अपील पर विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं। जाधव की मां की अर्जी पाकिस्तान को सौंपने के एक दिन बाद यह बयान आया है। जाधव की मां ने बुधवार को भारतीय उच्चायोग की मदद से कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने और उन्हें रिहा करने की अपील दायर की थी। उनकी मां ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मांगा है। वहीं भारत ने पाकिस्तान से जाधव के स्वास्थ्य के बारे में प्रमाण पत्र मांगा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि भारत जाधव की कुशलता और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव की सुरक्षित रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। भारत ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें उन सभी वस्तु, सामग्री, उपकरण, सामान और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति, बिक्री या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल या कोई जनसंहार वाला हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि दवा और मानवीय मदद से जुड़ी चीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारत ने उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अनुपालन में अधिसूचना जारी की है। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना में उन सभी वस्तु, सामग्री, उपकरण, सामान और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति, बिक्री या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल या कोई जनसंहार वाला हथियार बनाए जा सकते हैं। It is about certain aspects of restrictions that have been put under a UN mandate, and as a member state and also as a country which is deeply interested in peace and stability and of course non-proliferation, we have our obligations and we have carried out those obligations. उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री और धन के स्रोत के अलावा वाहन, जेवरात और विलासिता से जुड़े कई दूसरे सामान का प्रतिबंध के दायरे में है। हालांकि दवा और मानवीय मदद से जुड़ी चीजों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि भारत ने इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र के लगाए प्रतिबंध को माना है, लेकिन वैसे समय में जब उत्तर कोरिया के ऊपर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, भारत का यह कदम राजनयिक रूप से काफी संवेदनशील माना जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली, अखिलेश सुमन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को संसद परिसर में साल 2016 के लिए बांग्ला कवि शंख घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा। 2 दशकों के बाद किसी बांग्ला लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान मिला है। पुरस्कार के रूप में शंख घोष को वाग्देवी की प्रतिमा, 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। 1932 में जन्मे घोष को कवि, आलोचक और विद्वान के तौर पर जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में आदिम लता, गुलमो मॉय, मुखरे बारो, सामाजिक नॉय, बाबुरे प्रार्थना, दिनगुली, रातगुली और निहिता पाताल छाया शामिल हैं। And an authority in his own right on the works of Rabindranath, Shankh Ghosh represents the fluid brilliance that characterizes India's multifarious literacy genius.
और खेल की दुनिया से अहम खबर है, भारतीय शटलर पीवी सिंधु चीन के वुहान में चल रहे एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने जापान की खिलाड़ी आया ओहोरी को सीधे सेटों में 21-14, 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी हे बिंगजियाओ से आज होगा। उधर पुरुष एकल वर्ग में अजय जयराम की चुनौती खत्म हो गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में जयराम को चीनी ताइपे की खिलाड़ी हु जिनहाओ से मात दी। और अब बात एक खास शख्सियत की। भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे के पीछे छिपे हुए ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आम लोग भले ही कम जानते हों, लेकिन उनके काम की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। एक ऐसा ही नाम है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय हैं। आज भानु अथैया का जन्मदिन है। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर। सिनेमा हो या रंगमंच, किरदारों को असरदार बनाने में उनके परिधान भी बेहद मायने रखते हैं। गांधी फिल्म में बेन किंग्सले को हूबहू गांधी बनाने का कमाल किया भानु अथैया ने, जिन्होंने किंग्सले को काठियावाड़ी पोशाक पहनाई। इस फिल्म को दुनिया भर में सराहा गया। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. 1956 में CID फिल्म से उन्होंने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपने करियर का आगाज किया। वहीदा रहमान पर उनकी तैयार की गई पोशाक बेहद भव्य। फिल्म 420 के इस गाने में नादिरा के लिए तैयार की गई ड्रेस से उन्हें पूरी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। 100 से ज्यादा फिल्मों में ड्रेस डिजाइन करने वाली भानु अथैया को पीरियड फिल्मों में पोशाकें तैयार करने में महारत हासिल है। फिर चाहे लगान का भुवन हो या जोधा अकबर की जोधा। ऑस्कर को घर लाने वाली पहली भारतीय भानु अथैया ही हैं। 1983 में गांधी फिल्म के लिए भानु ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर जीता। It's too good to believe. Thank you, Academy. इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत साइप्रस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। द्विपक्षीय व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। कृषि क्षेत्र में पोलैंड से करार। दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीति पर जोर। उपराष्ट्रपति का सुरक्षा परिषद के लिए समर्थन पर आभार। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक कर सकती है मार। 1.5 टन वजनी पारंपरिक और परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम। लोकपाल कानून लागू नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा बिना बदलाव के हो सकता है अमल। कानून में संशोधन की दलील खारिज। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का चीनी खिलाड़ी हे बिंगजियाओ से मुकाबला आज। अजय जयराम टूर्नामेंट से बाहर। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।